Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, अस्सलाम वालेकुम. Dear students, previous lecture में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात की और उसमें हमने सिंगल सैंपल को हैंडल किया and we tested the hypothesis about mean of normal population or any other population because the sample size was large. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि what we will do is that we will draw a sample of size n from a population whose mean is mu and whose variance is sigma square. ठीक है. Then sampling distribution of x bar follows normal distribution, and from that theory we derived or we gave you the various steps involved for hypothesis testing about the normal population. ठीक है. इसी तरह अदर पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो लेकिन चूंकि सैंपल साइज बड़ा है तो फिर वो भी स्टेटिस्टिक जो होती है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n, इट आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखी. अब उसी के पैरेलल हमने आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. तो ये मैं हेडिंग लिखता हूँ, उसमें आप देखिए. फिर इसमें हम करेंगे क्या कि हम दो पॉपुलेशंस हैं. ठीक है. उसमें से हम एक n1 पहली पॉपुलेशन है, उसका मीन म्यू 1 है, उसका वेरिएंस सिग्मा 1 है. और दूसरी पॉपुलेशन है, उसका मीन जो है म्यू 2 है और उसका वेरिएंस क्या है, सिग्मा 2 है. एंड वी विल ड्रा अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन एंड आल्सो अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2 फ्रॉम सेकंड पॉपुलेशन. इसी तरह मीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं तो x बार 1 पहली पॉपुलेशन में से ड्रा करेंगे और x बार 2 दूसरी पॉपुलेशन में से ड्रा करेंगे. तो इसके बाद अब ये पॉपुलेशन दे शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन बी विदाउट नॉन नॉर्मल, दे कैन बी नॉन नॉर्मल आल्सो बिकॉज वी आर टेकिंग द सैंपल साइज विच इज ग्रेटर देन 30. तो लार्ज सैंपल के लिए ये फार्मूला चलता है, वही फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए और नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन जो भी हो उसके लिए ये फार्मूला चल जाता है. ठीक है. जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम बनाएंगे वो दोनों के लिए इस्तेमाल होगी. अंडरस्टैंड. इफ सिग्मा इज अननोन, अदर सपोज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो अननोन हो तो फिर हम उसकी जगह पर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज कर लेते हैं बिकॉज द सैंपल साइजेस आर लार्ज. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सैंपल साइजेस की तरफ भी तवज्जो देनी है, उसकी तरफ भी देखना है. अगर सैंपल साइजेस स्मॉल है तो फिर टेस्ट बदल जाएगा, सिग्मा अननोन हो. तो आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स. ठीक है. लार्ज सैंपल्स की हमने बात की है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो लार्ज सैंपल कर रहे हैं. तो हमने इसमें किया क्या है कि वी ड्रा n1 रैंडम सैंपल, वी ड्रा हियर, वी ड्रा अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 from a population
with mean mu1 and स्टैंडर्ड डिवीजन क्या लें या वेरियंस क्या लें, वेरियंस क्या लेते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर and let x bar 1 is the mean of sample. Similarly, we draw a random sample of size n2 from second population with mean mu1, second population with mean mu2 and variance sigma 2 square, and let x bar 2 is the mean of x bar 2 is the mean of second sample. ठीक है, and we want to test the hypothesis that there is no difference between two population means. ठीक है, यानी हम ये हाइपोथेसिस देखना चाहते हैं H नॉट में mu1 इज इक्वल टू mu2, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इज देयर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज सम वैल्यू। आपको पूछा जा सकता है कि mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू, मे बी 0.1 है, दोनों पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो 10 पाउंड्स है सपोज। तो इसमें है द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो ये हमारा हेडिंग था, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस और मीन द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, और इसमें आप देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से, या प्रोसीजर लिख लें। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस that is H naught mu1 minus mu2 is equal to some डेल्टा नॉट। ये डेल्टा नॉट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जब जीरो होगा इससे मुराद क्या होगा कि mu1 इज इक्वल टू mu2 या mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशंस। अब इस चीज को एग्जांपल देखना चाहें, सपोज you want to see that the boys and girls, the IQ level of boys and girls is same। ठीक है, तो आप कहेंगे हमने सैंपल पहली पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया,
मे बी वो 40 का सैंपल था, एक और पॉपुलेशन है उसमें से हमने पहले बॉयज़ की पॉपुलेशन में से 40 का सैंपल लिया, फिर गर्ल्स की पॉपुलेशन में से 50 का सैंपल लिया या 45 का लिया, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका मीन ले लिया, एक्स बार 1 बॉयज़ की पॉपुलेशन था और गर्ल्स की पॉपुलेशन जो थी उसका मीन एक्स बार 2 आ गया। अब हम हाइपोथेसिस देखना चाहते हैं दैट द बॉयज़, हाइपोथेसिस इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑन एवरेज देयर IQ लेवल इज ऑन एवरेज सेम। अब इस चीज़ को हमने टेस्ट करना था, तो हमने उनको स्कोर्स दे दिए ना, NTS टेस्ट के स्कोर्स की बुनियाद पर हम इसका डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी कहा जा सकता है कि बॉयज़ आर ऑन एवरेज 10% मोर देन द गर्ल्स, ठीक है, उनका जो स्कोर्स है वो 10% या 10 स्कोर्स मोर देन द बॉयज़, या बॉयज़ आर ऑन एवरेज 10% मोर देन द गर्ल्स, तो फिर आप आ सकता है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 10। इसमें इट मीन्स हमें जो डिफरेंस है वो 10 के इक्वल है, तो वो इसको हम आगे यूज़ करते हैं तो फार्मूले के अंदर। तो ये प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं हम, वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, as under। तो पहला हमने लिखते थे H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये डेल्टा नॉट कोई असाइंड वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो H1 क्या है, μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टेल टेस्ट होगा, ठीक है, नॉट इक्वल। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, तो ये 1 टेल और राइट टेल टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह एक और हाइपो बन सकता है कि μ1 माइनस μ2 इज लेस देन डेल्टा नॉट। इक्वालिटी साइन सिर्फ H0 में आता है, तो ये क्या होगा, लेस है तो लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। तो जारी बात है अगर ये खाली लेस है तो जब H0 हम लिखेंगे वी कैन राइट ग्रेटर एंड इक्वल, इक्वल का साइन वहां पर आएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था, हमने हाइपोथेसिस को स्टेट किया। दूसरा स्टेप क्या है, चूज आर गिवन। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। अगर आपको गिवन है तो आप लिखेंगे गिवन अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो गिवन अल्फा, अल्फा व्हाट इज अल्फा, तो हम अल्फा नॉर्मली लेते हैं 0.05 यानी 5%। ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज अजीज तलबा, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा रिलेट करूँगा इसको कि आपको याद हो जाए थोड़ा सा। इससे पहले जो हमने अदर हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना था म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमने जी टेस्ट यूज किया, दैट वाज एक्स बार माइनस म्यू नॉट लिखा था और यहाँ पे था, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अगर आप मैंने वहाँ पे लिखा था सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, तो ये लिख दूँ इस फॉर्म में, एक ही चीज़ है, यानी सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल टू दिस थिंग सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान में रखें कि ये फॉर सिंगल था, फॉर सिंगल सैंपल, फॉर
सैंपल। अब हमारे पास दो सैंपल्स हैं तो उनके डिफरेंस की बात हो रही है, तो इसी में से मैं ये फार्मूला बना रहा हूँ। तो जी टेस्ट क्या बनेगा, एक्स बार डिफरेंस की बात है तो बार 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही सैंपल था तो हमने एक्स बार रखा हुआ था। अब दो है 1 और 2, तो इसलिए एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 और माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2। वहाँ पे क्या था, खाली म्यू था। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस आ गया। इसी तरह डिवाइजर में ये आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो विच अंडर h0 फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल वे, विच अंडर h0 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, विच फॉलोज नॉर्मल विद 0 and 1। इस पॉइंट पर इसको लिखना चाहिए था मुझे यूं, विच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 and वेरिएंस 1। ठीक है, तो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक हम यूज करेंगे। अब आप देखिए टेस्ट स्टेटिस्टिक बदली है, H0 बदला, पहले वहाँ पे हर सिंगल पॉपुलेशन थी, अब यहाँ पर दो पॉपुलेशन हो गई। जब दो पॉपुलेशन है तो दो वेरिएंसेस आ गए, दो मीन्स आ गए। तो अब आपने फार्मूला भी याद कर लिया, मैंने सिर्फ उसके साथ रिलेट किया, साथ वो रखा आपके राइट साइड पे ये, कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से फार्मूला कैसे हम बना सकते हैं। अगर आपको इसका पता हो तो वहाँ से मैं ये भी बना सकता हूँ। एक्चुअली ये फार्मूला जो बनते हैं, ये पूरा चैप्टर है जो सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं। ये जी का फार्मूला ये कैसे बना है, इसने नॉर्मल को क्यों फॉलो किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे उस डिटेल में हम नहीं गए, हमने सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जी। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, कंप्यूटेशन है। ठीक है जी, कंप्यूटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। और स्टेप नंबर 5 में आ जाता है क्रिटिकल रीजन, CRITI, जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल वही सेम है जो इससे पहले आपने यूज किया हुआ है, यानी कि वन सैंपल के लिए जो यूज किया है कि z कैलकुलेटेड अगर लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2 और z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। अगर ये चीज हो जाए, यानी अगर z कैलकुलेटेड इस वैल्यू से लेस, अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं थोड़े से एक फिगर के ऊपर ड्रा भी कर दूँ कि फिगर से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखिए कि ये वो वैल्यू है z अल्फा बाई 2 विद नेगेटिव साइन, एंड दिस इज द वैल्यू z अल्फा बाई 2 विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर कोई वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, ये कहता है कि H0 टू रिजेक्ट H0, किस वक्त रिजेक्ट करना है कि अगर कोई वैल्यू z अल्फा बाई 2 से इस तरफ लेस आ जाए, ठीक है, इसमें चली जाए, या कोई वैल्यू राइट टेल पर बाहर चली जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है ना, ये वाला, दिस इज 1 माइनस अल्फा, इसकी प्रोबेबिलिटी किस इक्वल होती है 1 माइनस। तो अब अल्फा बाई 2 इस तरफ है, 2 टेल टेस्ट है ना, अल्फा बाई 2 इस तरफ है। अगर कोई z कैलकुलेटेड वैल्यू इन वैल्यू से बाहर चली जाए, ये टेबल वैल्यूज हैं, अगर अल्फा 5% होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस 1.96, और राइट वैल्यू क्या होगी 1.96 विद पॉजिटिव साइन। अगर कोई वैल्यू इनसे बड़ी हो जाती है तो वो बाहर चली जाती है। ठीक है, इन राइट साइड से बाहर चली जाए या लेफ्ट साइड से बाहर चली जाए तो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो यही रिजेक्ट करने का तरीका लिख दिया है, z इज लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2 और z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। ये 2 टेल टेस्ट के लिए। अच्छा, 1 टेल के लिए क्या है जी, कि 1 टेल के लिए जो है वो है आपका z इज ग्रेटर देन z अल्फा। अब 1 टेल है तो अल्फा ही रहा है खाली। ठीक है, और
रिजेक्ट एच नॉट, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करता चलूँ। तो राइट टेल है, अब सारे का सारा अल्फा इस तरफ है, ये सारा अल्फा है। अगर 0.05 है, इससे मुराद है ये एरिया जो है वो 0.05 है और रिमेनिंग एरिया 0.95 है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज जेड अल्फा। ठीक है, हमने पता था इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है तो जी अल्फा की वैल्यू क्या है, ये आपने टेबल में से याद की हुई है 1.645। इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में इस तरीका भी आपको समझाया था कि ये कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, z.05 जो है ये टेबल वैल्यू है दैट इज 1.645, यानी ये जो वैल्यू है दैट इज 1.645, यानी इससे मुराद क्या है कि अदर टू z की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.645 से बड़ी हो जाएगी तो हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड, इसके साथ मैं अगर सी लिख दूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन अभी चूंकि दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, तो जी कैलकुलेटेड, सी फॉर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा। इसी तरह रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज लेस देन माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान लाजमी लगाइएगा जी अल्फा, और इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे, फिगर जो होगी ड्रा करेंगे तो लेफ्ट टेल के ऊपर आएगी। अब अल्फा लेफ्ट टेल पर आ गया, यानी यहाँ पे अगर 0.05, ये एरिया जो डॉटेड एरिया है ये क्या है 0.05, यहाँ पे सेंटर में म्यू और यहाँ जी की वैल्यू क्या होती है 0, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी -1.645, अदर अल्फा क्या हो 0.05 हो तो यहाँ वैल्यू क्या आती है -1.645। तो इससे मुराद यह है कि अदर टू वैल्यू -1.645 से लेस होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में क्या है, कंक्लूजन। उसमें आप लिखते हैं इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z lies in the rejection region, then reject H naught. What is H naught? Null hypothesis. Otherwise accept H naught। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कंक्लूजन था जो हमने इसका तरीका आपको बता दिया स्टेप नंबर 5 में। अब कोई भी थ्योरी हो तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अदर कंप्यूटेड वैल्यू लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और साथ कंक्लूड जो भी उसने रिजल्ट पूछा उसके बारे में कंक्लूजन साथ बता दे कि इसको अगर हमने रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट करने से मुराद क्या है। सपोज अगर अब एच नॉट है μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑन एवरेज सेम, देयर IQ लेवल इज सेम। तो अब सपोज हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, एच नॉट इज रिजेक्टेड एंड वी कंक्लूड दैट द IQ लेवल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज नॉट सेम। ठीक है, तो ये लाइन इसके ऊपर एंड पर आ जाएगी। इसका 1 नंबर होता है, लाजमी आपको बताता चलो, कंक्लूजन का 1 मार्क्स, अगर 4 और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 8 नंबर इसका लाजमी होता है। 8 नंबर हम रखते हैं। इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक सही लगाया या नहीं, 1 मार्क्स इज डेडिकेटेड टू द हाइपोथेसिस। अगर आपने हाइपोथेसिस सही बनाया है
उसमें तो गड़बड़ नहीं की हुई, तो यहाँ पे लेस आना था वहाँ ग्रेटर कर दिया, या उसको नॉट इक्वल आना था तो लेस कर दिया, एंड सो ऑन। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में से। मैं एक बुक है शेर मोहम्मद की बुक में से कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें से सॉल्व करता हूँ और देखते हैं जिसमें अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नोन हो तो आप ये टेस्ट लगाएंगे जो मैंने बनाई। अगर सपोज ये अननोन हो तो फिर लाजमी बात है कि सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई होगी और सैंपल साइजेस आर लार्ज, n इज ग्रेटर दैन 30, तो हम जहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर लिखा हुआ ना डिवाइजर में ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, तो वहाँ पर हम s1 स्क्वायर कर देंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, S1, कैपिटल S1। कैपिटल S1 क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट सैंपल, पहला सैंपल जो है उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन है। इसी तरह S2 व्हाट इज S2, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेकंड सैंपल। ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन इज दैट an examination was given to two classes of (40 and 60 students, 40 and 60 students respectively. ठीक है जी। In the first class, mean grade was 74 with standard deviation of 8, while in the second class the mean grade was 78 with a standard deviation of 7. The question is there a significant difference Is there any significant difference between mean grades at 5% level of significance ठीक है जी। जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए तो आप सबसे पहले इसका बेस्ट वे है कि उसकी आउटलाइन बनाने के लिए
आप गिवन दैट में लिखें कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, ठीक है। यू नो दैट द टू क्लासेज और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात हो रही है, तो N1 आपके पास क्या है 40 है, और इसी तरह N2 दिस इज 60। और फर्स्ट क्लास में मीन ग्रेड क्या है H बार 1 दैट इज 74, और सेकंड में क्या है 78। इसी तरह स्टूडेंट डिवीजन S1 दिस इज इक्वल टू 8 और S2 दिस इज इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ग्रेड्स। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि ये टू टेल टेस्ट है, बिकॉज he is asking about is there any significant difference between two means। अदर वो क्या देता है, is there any improvement, is there any more or less का वर्ड यूज किया जाता, there class 1 is more efficient or has more scores than class 2, तो फिर वन टेल टेस्ट का इम्तहान था। अब यहाँ पर उसने जस्ट पूछा है क्या में कोई फ़र्क है, तो हम हाइपोथेसिस पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेट कि H0 by μ1 is equal to μ2। इसको आप यूं भी लिख सकते थे μ1 माइनस μ2 is equal to 0, यानी इसी हाइपोथेसिस को μ2 को उधर ले जाए ना लेफ्ट साइड पर, is equal to 0। इट इज द सेम थिंग। और H1 क्या होगा, μ1 is not equal to μ2, और इसको आप यूं लिख सकते थे μ1 माइनस μ2 is not equal to 0। तो स्टेप नंबर 2 में आप अल्फा दिया हुआ है तो जहां लिख ले गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जी अब आया मेन स्टेप कि आपने स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है, द टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी यूज होगी। The test statistics to be used is G is equal to H bar 1 minus H bar 2 और माइनस आ जाएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई, अब आप देखिए कि यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, लेकिन S1 दिया हुआ है तो S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2, और साथ इसको लिख ले विच अंडर H0 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। ठीक है। स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर दें। H बार 1 क्या था, 74 था, 74 माइनस H बार 2 78, और ये तो वैसे ही 0 है, μ1 माइनस μ2 0, तो S1 क्या था 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर N1 40 प्लस 7 का स्क्वायर ओवर N2 60, और सारे के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है जी। तो न्यूमिरेटर में क्या आ रहा है, -4 डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे हल करता हूँ आपके सामने, तो क्या आता है ये, तो 1.6 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 40 किया है तो 1.6 आ रहा है। इसी तरह 49 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ रहा 0.82 जी।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद 1.655 ये वैल्यू आ रही है। तो Z कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आई है 1.655। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं 3T का रीजन डिफाइन करते हैं। तो 3T का रीजन क्या टू टेल टेस्ट है तो क्या होना चाहिए हमें याद किया हुआ है Z इज लेस देन -1.96 और Z इज ग्रेटर देन 1.96। तो इसको साथ प्लॉट भी कर दिया करें, अगर आसानी रह जाती है इसको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में। तो ट्रू टेल है, यहाँ सेंटर में Z की वैल्यू 0, ये वैल्यू -1.96 है, मुझे याद की हुई है इसलिए लिख दी है। आपने भी इसको इस टेबल को जो मैंने पेज 33 पे बताया था उसको याद भी कर लें और साथ आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए कि कैसे बनती है। इससे मुराद है कि अगर टू वैल्यू -1.96 और 1.96 के दरमियान आ गई तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन। अब आप देखिए कि Z कैलकुलेटेड आपके पास आ रहा है 1.6 माइनस के साथ 1.65। तो ये बताएं कि -1.65 किस तरफ जाएगा। ये देखिए ना -1.9 इसके बाद -2 आ जाएगा, -3 आएगा, तो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज बढ़ रही है ना माइनस वाली। तो 1.65 यहाँ पे कहीं लाई करता है विद माइनस साइन इस पॉइंट पर, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये माइनस वाला साइन कंफ्यूज कर रहा है तो इसका साइन रिमूव करके जरा राइट पे चेक कर ले। ये भी एक टोटका आपको बता दूं कि सपोज आपको माइनस तंग करता है कि समझ नहीं आती कि -1.96 बड़ा है -1.965 बड़ा है, तो उसको देखने के लिए आप ये करें, इसको राइट टेल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। माइनस का साइन रिमूव कर दो। ठीक है, अब आप देखो कि वो वैल्यू जो 1.96 से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब ये वैल्यू 1.96 से बड़ी है नहीं, छोटी है, तो अगर उस साइड पे आप देखना चाहें तो वहां पे भी ये हो रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो माइनस साइन से तो उसके लिए आप उसको पॉजिटिव साइन डाल के राइट वाली टेल पे अपने रफ में चेक कर सकते हो। तो अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में ये है सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z is equal to -1.655 lies in the acceptance region therefore we accept H0 and conclude that there is no significant difference between mean grades। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
अब मैंने इस मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जब भी क्वेश्चन आएगा, जब यू वांट टू टेस्ट इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस या टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो आपने फौरन ये करना है कि सैंपल साइज देखना है और स्टैंडर्ड डिवीजन देखनी है। अगर स्टैंडर्ड सैंपल साइजेस आर लार्ज, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिवीजन देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है तो ले ले, अगर नहीं दी हुई तो सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन यूज कर दे, फार्मूले में चेंज वो आ जाएगी। तो अजीज तलबा, इसमें तो अब कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। अब वही स्टेप्स हैं जितना हम तमाम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का करते जाएंगे, इसमें हमारे यही स्टेप्स 6 ही होंगे, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ पर आएगी, कभी H0 में चेंज आ जाएगी और टेस्ट स्टेटिस्टिक में चेंज आएगी और क्रेडिट रीजन में चेंज आएगी। स्टेप्स वही हैं, कंक्लूजन है तो उसका तरीका भी वही है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो आप ऑलरेडी यू नो दैट। स्टेप नंबर 3 इसी तरह। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन होगा। स्टेप नंबर 5 में क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। स्टेप नंबर 6 में हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज अबाउट प्रोपोर्शन। इससे पहले जो हमने टेस्ट किए हैं, सिंगल सैंपल को हम हैंडल पहले करेंगे, ठीक है। और वी विल इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट मीन, वी विल टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन। जारी बात है, जब मीन की टेस्टिंग थी तो म्यू आया था, जब प्रोपोर्शन की टेस्टिंग आएगी तो पी है। व्हाट इज पी? दैट इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट नंबर ये 3 है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। Hypothesis about population proportions. Population proportion, ठीक है, not proportions. तो what we say here, let P hat be the, अब जब मैं हैड यूज कर रहा हूँ तो ये सैंपल के लिए यूज होगा, और विदाउट हैड किसके लिए यूज होगा? पॉपुलेशन के लिए। P hat be the proportion of success in a random sample, in a sample of size n, drawn from a binomial population. Binomial population having proportion p, small p, ठीक है। If the sample size is sufficiently large, then P hat will be
approximately normally distributed with mean P and standard deviation P2 over n, where Q जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जैसे कि आपने बाइनोमियल में पढ़ा था, P was the probability of success and Q was the probability of failure। यानी ये जो मैंने लाइन लिखी है, if sample size is sufficiently large, the p hat will be approximately normally distributed mean p and standard deviation p2 over n, जिसको हम लिख सकते हैं z is equal to p hat minus p over under root p2 over n। तो ये है नॉर्मल को फॉलो करता विद मीन 0 एंड यूनिट वेरिएंस। तो ये भी हमने इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया, वेयर पी हैट इज इक्वल टू एच ओवर एन। एच किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है। ठीक है, बाइनोमियल में आपको पता था ना एच, व्हाट वाज एच? नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो ये वही एच है, पी हैट यहां से निकलेगा। ठीक है अजीज तलबा, अब हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोसीजर है द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग एच नॉट क्या है जी? P is equal to sum P naught। लास्ट जो हमने पहला टेस्ट किया था सिंगल, दैट वाज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब हमारा सिंगल सैंपल है, इसमें हमने P इज इक्वल टू P नॉट लिया है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व में सबसे पहला स्टेप क्या है? वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, वी स्टेट अवर as under P is equal to P naught। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ना, ये किसी की वैल्यू के इक्वल है। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सपोज दैट द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स इज 5%। अब इस थ्योरी को हमने टेस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच नॉट आ जाएगा P इज इक्वल टू 5%, यानी P इज इक्वल टू 0.05। या ये भी कहा जा सकता है प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इज 10%, तो P इज इक्वल टू 0.10। अब इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हम सैंपल ड्रा करेंगे, मे बी 100 का सैंपल ड्रा करें। जैसे कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो शुरू में कहा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वो से समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन सैंपल। तो सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमने 100 का सैंपल सपोज लिया, उसमें से देखा था कितने स्मोकर्स थे। तो जितने वो स्मोकर्स थे वो हमारा एच होगा, स्मॉल एच। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस किस में है? स्मोकर्स तो ढूंढने वाले में। स्मोकर्स क्या है? तो एच टोटल क्या है? एन क्या? 100। तो एच ओवर एन, यानी मे बी 10 अदर पकड़ते हैं हम स्टूडेंट जो स्मोकिंग करते हैं, तो 10/100। तो पी की वैल्यू वो पी हैट की वैल्यू आएगी। पी हैट का फार्मूला क्या है? दैट इज एच ओवर एन। ठीक है अजीज तलबा, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले जो हमने टेस्टिंग की है दैट वाज अबाउट मीन, अब हम प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो मीन में जब टेस्टिंग करेंगे तो हमें एच बार की जरूरत पड़ी थी, जब प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करेंगे तो पी हैट की पड़ेगी। तो H1 क्या हो सकता है? इट कैन बी P इज नॉट इक्वल टू P नॉट,
तो टू टेल टेस्ट हो गया। और H1 और क्या हो सकता है, P इज लेस देन P नॉट, लेफ्ट टेल टेस्ट। इसी तरह H1 और क्या हो सकता है, P इज ग्रेटर देन P नॉट, तो राइट टेल टेस्ट। ठीक है जी। उसी तरह सेम उसी पैटर्न में, और गिवन आर चूज अल्फा। ठीक है। स्टेप नंबर 3 जो उससे पहले मैंने लिखा है, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज। अब देखते हैं जब प्रोपोर्शन की टेस्टिंग आई तो टेस्ट स्टैटिस्टिक बदल गया। टू बी यूज्ड इज जी, तो जी ही यूज करेंगे, P हैट माइनस P ओवर, तो इसको P नॉट भी मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज, और P Q ओवर N, और विच फॉलोज नॉर्मल विद 0 एंड कॉमा 1। इससे मुराद क्या है कि ये स्टेटिस्टिक अगर आप मीन निकालें यानी इसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो वो 0 आएगी, और इसका अगर वेरिएंस निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की यही डेफिनेशन होती है। तो P व्हाट इज Q, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो यहाँ पर अंडर H0 हम जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक हम लिखते हैं वो अंडर H0 लिखते हैं। तो अंडर H0 P इज इक्वल टू P नॉट है। तो बाज़ बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर P नॉट दिया होगा, P नॉट Q नॉट दिया होगा, तो वो भी सही है। ठीक है। अच्छा, हमने वैल्यू उसी की वही पुट करनी है। तो अंडर H0 अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P नॉट Q नॉट P नॉट। ठीक है। P नॉट Q नॉट ओवर N, तो ये इसका होगा, बिकॉज वी आर राइटिंग इन स्टेप नंबर 3 जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लिखते हैं वो अंडर H0 होता है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में आ जाता है कंप्यूटेशन। ठीक है जी, कंप्यूटेशन स्टेप नंबर 4 में, और स्टेप नंबर 5 में 3D कंपैरिजन। तो बैन उसी तरह जिससे पहले हमने किया है, z इज लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2, और z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। और ये टू टेल टेस्ट के लिए और वन टेल के लिए क्या होता है, लेफ्ट टेल है तो z इज लेस देन माइनस z अल्फा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और यहाँ पर अल्फा, और राइट टेल के लिए z इज ग्रेटर देन z अल्फा। पहले लेफ्ट टेल, लेफ्ट का क्या है जी, और ये क्या है राइट टेल। ठीक है। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। उसी तरह जैसे आपने पहले इसको पढ़ा हुआ जी। अब एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज में से। This will be about hypothesis testing about. Question is, a coin is tossed $400 times and it turns up head 216 times. Discuss
whether the toin may be an unbiased one। ठीक है, इसको हमें टेस्ट करने टॉइन जो है वो अनबायस्ड है। तो अनबायस्ड से बात क्या है कि इसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो हमें पता है इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस एज P is equal to 1/2। जब वो वर्ल्ड कह रहा है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन करना चाहे तो कह सकता था टेस्ट हाइपोथेसिस दैट H0P is equal to 1/2, लेकिन उसने डायरेक्ट कह दिया टेस्ट करें कि टॉइन जो अनबायस्ड है। तो हमें पता है कि जब अनबायस्ड है इससे बात क्या है कि P is equal to 1/2 है, और H1 क्या हो जाएगा, P is not equal to 1/2। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट हुआ। स्टेप नंबर ये हमारा 1 था। स्टेप 2 क्या है, तो अल्फा 0.05 ब्रैकेट में लिख दे चूज, हमने चूज किया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी है, जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी है, जी लगेगा, दैट इज P hat माइनस P0 Q0 ओवर N, और ये नॉर्मल को फॉलो करती है। ये 7 लाजमी आपने लिखना है। तो अब स्टेप नंबर 4 में आ जाता है कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में हमें h दिया हुआ 216 और n हमारा क्या है 400 है। तो p हैट किसके इक्वल है, दिस इज h ओवर n, 216 डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए इसमें क्या आता है, ये 216 डिवाइडेड बाई 400 तो 0.54। तो यहाँ पर Q हैट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया P हैट। अब आप इस फार्मूले में पुट करें, दैट इज 0.54 माइनस P0। तो P0 क्या है 0.5, 1/25 हो गया ना। तो 0.5 P0 की वैल्यू है, तो Q0 क्या होता है, वो भी 0.5 ही आएगा ओवर N 400। तो 0.04 डिवाइडेड बाई तो ये सारा साल होने के बाद 0.025 आता है। तो ये आंसर आ रहा है इसका 1.60। जी की वैल्यू ये आई। स्टेप नंबर 5, तो क्रिटिकल रीजन क्या है, टू टेल टेस्ट है। अल्फा हमने वो लिया, z इज लेस देन -1.96 और z इज ग्रेटर देन 1.96। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो स्टेप में प्लॉट भी कर दिया करें। तो टू टेल है -1.96, तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, 1.6 यहाँ पे कहीं लाई करती है। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, तो ये एक्सेप्ट हो गया।
since the computed value of z is equal to 1.6 falls in the acceptance region, therefore accept H0 and conclude that coin is unbiased. Biased one. तो इस तलबा के साथ ही इस लेक्चर को मैं अब ख़त्म करता हूँ। इसमें आज के लेक्चर में आपने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स की बात की और उसके अलावा हमने प्रोपोर्शन की टेस्टिंग की बात की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।